मुझे सड़क किनारे एक बच्ची मिली जो रोए जा रही थी। मैंने वजह पूछी तो बोली मेरी माँ बीमार है और उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसके फटे कपड़े देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने उसके लिए फल लिए और उसके साथ उसके घर जाने लगा। तो आसपास के लोग कहने लगे ये भी मरेगा। मुझे लोगों की बात समझ ना आई और जैसे ही मैं उस बच्ची के साथ घर में दाखिल हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि क्या बात है बेटा, आप यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ी हुई हैं और इतना क्यों रो रही हैं? मैं ऑफिस से वापस घर आ रहा था जब रास्ते में मुझे एक बच्ची दिखाई दी। वो बहुत मासूम और प्यारी सी लग रही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गरीब भी लग रही थी। उसके हुलिये से ही बदहाली टपक रही थी। मैंने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने मासूम चेहरे के साथ कहा, मेरी माँ बीमार है और उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं उसके करीब हुआ तो देखा कि उसके कपड़े फटे पुराने थे, आंखों में आंसू थे और बाल बिखरे हुए थे। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस छोटी सी जान के कंधों पर उम्र भर के दुख रख दिए गए हों। उसकी आंखों में भूख भी थी और बेबसी भी। मैंने उसका हाथ थामा और पास की रेहड़ी से जाकर फल लिए। मैंने कहा, आपकी माँ बीमार है तो मैं उनके लिए दवा भी ले दूंगा और आपके लिए ये देखो काफ़ी सारे फल भी ले आया हूँ। आपको जो खाना है मुझे बता दो, मैं आपको वो भी ला देता हूँ। बच्ची ने झिझकते हुए बर्गर की तरफ इशारा किया और कहने लगी, मुझे बर्गर खाना है। मैंने उसे बर्गर लेकर दिया। वो जल्दी जल्दी बर्गर खाने लगी। उसके अंदाज से लग रहा था जैसे वो भी कई दिन से भूखी हो। हर निवाला वो ऐसे खा रही थी जैसे कहीं कोई छीन न ले। उसके छोटे मोटे हाथ काँप रहे थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। मैं सोच रहा था कि शहर की चमकती सड़कों पर कितने लोग रोज़ गुजरते हैं, लेकिन शायद किसी की नज़र इस बच्ची पर ना पड़ी हो। उसके बर्गर खाने और मेरे फल खरीदने में शाम हो गई थी। आसमान पर हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी और फिर धीरे धीरे रात का अंधेरा चारों तरफ उतरने लगा। बाजार की रोशनियों में एक अजीब सा शोर था, मगर इस शोर में भी मुझे इस बच्ची की खामोशी साफ महसूस हो रही थी। मैंने उसे पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो उसने एक कच्ची बस्ती की तरफ इशारा कर दिया। मैंने उस तरफ देखा तो वहाँ अंधेरा ज़्यादा था और रास्ते भी सुनसान दिखाई दे रहे थे। दिल में एक पल के लिए हिचकिचाहट आई, मगर फिर मैंने सोचा कि इस बच्ची को अकेले घर भेजना ठीक नहीं। मैंने उससे कहा, चलो मैं आपको आपके घर छोड़ाता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो खामोशी से मेरे साथ चलने लगी। उसके कदम छोटे थे लेकिन वो तेज़ी से चल रही थी, जैसे उसे घर पहुंचने की जल्दी हो। हम जैसे ही कच्ची आबादी की तरफ बढ़े तो कुछ लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की। वो कहने लगे, पागल हो गए हो, उस तरफ मत जाओ, तुम्हें पता नहीं यहाँ क्या क्या हादसे होते रहते हैं। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन फिर तो मेरा इस बच्ची को घर छोड़कर आना और भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ संदिग्ध हादसे होते रहते हैं तो इस बच्ची की जान भी खतरे में है। मेरी बात सुनकर लोगों ने मुझे और समझाने की कोशिश की। उनके चेहरों पर डर भी था और अजीब सी परेशानी भी। कोई कहता वापस चले जाओ तो कोई धीमी आवाज़ में कुछ और बताने की कोशिश करता, मगर मैंने किसी की बात पूरी तरह नहीं सुनी। मैं हमेशा वही किया करता था जो मेरा दिल कहता था। मेरे अंदर इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई थी और मैं किसी को परेशानी में नहीं देख सकता था। मैंने उस बच्ची की तरफ देखा तो वो मेरी उंगली मजबूती से पकड़े हुए थी, जैसे उसे मुझ पर विश्वास हो गया हो। लोग पीछे से कहने लगे, ये भी मरेगा जैसे पहले लोग। उनकी ये बात मेरे कानों में गूंजी, मगर मैंने उसे अनदेखा कर दिया। हालांकि उनके स्वर में अजीब सी गंभीरता और डर छुपा हुआ था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद वो किसी वहम का शिकार है। हम आगे बढ़ने लगे तो रास्ता संकरा होता गया। गलियां कच्ची थीं और जगह जगह पानी जमा था। कहीं हल्की रोशनी वाले बल्ब जल रहे थे और कहीं पूरा अंधेरा था। हवा में नमी थी और खामोशी ऐसी कि अपने कदमों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। इस कच्ची आबादी में दाखिल होते ही माहौल कुछ अजीब लगने लगा। जो भी इंसान नज़र आता वो अजीब नज़रों से मुझे देखता। इन नज़रों में सवाल भी थे और चेतावनी भी। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ हर इंसान किसी राज से वाकिफ़ है,
मगर कोई इसे ज़बान पर नहीं लाना चाहता। एक पल के लिए मेरा दिल काँप गया। मैंने सोचा शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए, मगर फिर फ़ौरन ही इस बच्ची का ख़्याल आया और मैंने ख़ुद को मजबूत कर लिया। बच्ची खामोशी से मेरे साथ चलती रही। वो पीछे मुड़कर नहीं देखती थी। उसके चेहरे पर न डर था न हैरत, बल्कि अजीब सी गंभीरता थी जो उसकी उम्र से कहीं बढ़कर लग रही थी। मैंने उसे पूछा, क्या तुम यहाँ रोज़ अकेले आती जाती हो? तो उसने हल्के से सिर हिला दिया। उसका ये जवाब मेरे दिल को और भी भारी कर गया। मैं सोचने लगा कि दुनिया में कितने बच्चे ऐसे हैं जो बचपन में ही बड़े हो जाते हैं। कुछ दूरी पर जाकर वो एक पुराने और जर्जर घर के सामने रुक गई। उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, अंकल, यही मेरा घर है। घर की दीवारें मिट्टी की थीं और दरवाज़ा पुराना सा था। चारों तरफ खामोशी थी। मैंने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा तो रात पूरी तरह छा चुकी थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में ठंड बढ़ने लगी थी। बच्ची ने मेरी तरफ देखकर कहा, अंकल, आप मेरे साथ अंदर चले ना। मैंने थोड़ा सा सोचा, मगर फिर उसकी बात मान ली। मैंने यही सोचा था कि बच्ची की माँ से मिल लूँगा। अगर वो ज़्यादा बीमार हुई तो उन्हें अस्पताल ले जाऊँगा या फिर कम से कम दवाओं का इंतज़ाम कर दूँगा। मेरे दिल में यही ख्याल था कि शायद मेरी थोड़ी सी मदद किसी की ज़िंदगी आसान बना दे। जैसे ही मैंने दरवाजे के पास कदम रखा तो दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। न जाने क्यों माहौल और भी खामोश लगने लगा। बच्ची ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और वो चरमराने की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर से हल्की सी ठंडी हवा निकली। मैंने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा तो गली सुनसान थी। मैंने खुद को फिर संभाला और दिल ही दिल में सोचा कि इंसानियत का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो डर की कोई जगह नहीं रहती। मैं बच्ची के साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि किसी बीमार माँ की मदद करनी है। मैंने यही सोचा कि इस बच्ची के चेहरे पर जो परेशानी और भूख देखी है, शायद उसका हल आज मेरे हाथों से हो जाए। मैं अंदर कदम रखता गया और दिल में एक प्रार्थना भी चलती रही कि ईश्वर करे सब ठीक हो। मैं इधर उधर देखने लगा। बच्ची की माँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो बच्ची मुझे पुराने से कमरे की तरफ लेकर चली गई, मगर जैसे ही सामने मेरी नज़र पड़ी, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने घबराकर कमरे से बाहर निकलना चाहा, मगर अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं पीछे मुड़ा था, लेकिन तभी मेरे सिर पर एक भारी चोट लगी। दर्द की लहर मेरी गर्दन तक पहुंच गई। फिर आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने होश को काबू में रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग पर ऐसी बेहोशी छाई कि मुझे किसी भी चीज़ का होश न रहा। मैं लहराकर ज़मीन पर गिरा और इस दुनिया से जैसे मेरा नाता ही टूट गया। मुझे मालूम नहीं था कि कितना समय बीता और कितना नहीं। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो सामने धुंधला सा दृश्य नज़र आया। मैंने याद करने की कोशिश की कि मेरे साथ क्या हुआ था, मगर दिमाग पर दर्द की एक ऐसी लहर उठ रही थी कि हर सोच बिखर जाती थी। खुद को अस्पताल के कमरे में देखकर मैं चौंक गया। हाथ उठाकर सिर पर लगाया तो पट्टी बंधी हुई महसूस हुई। मेरे मुंह से कराह निकली, गला सूखा था और शरीर में अजीब सी कमज़ोरी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से मैं किसी गहरी खाई में गिरा हुआ था और अब मुश्किल से वापस निकला हूँ। मेरी पत्नी शायद बाहर गई हुई थी। मेरे कराहने की आवाज़ सुनकर फ़ौरन भागती हुई मेरे पास आई और मुझे होश में देखकर एकदम मेरे गले लग गई। उसके हाथ काँप रहे थे और आंखों में आंसू भरे हुए थे। भगवान का शुक्र है राहुल, तुम्हें होश आ गया, वरना मुझे तो ऐसा लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। ये कहते हुए वो एकदम से रो पड़ी थी। मैंने उन्हें अपने साथ लगाया और थके हुए स्वर में पूछा, मुझे हुआ क्या था? वो मेरी तरफ देखकर गहरी सांस लेने लगी, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर धीरे धीरे बोली कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जब तुमने काम से आने में काफ़ी देर कर दी तो मैंने तुम्हारे नंबर पर फ़ोन किया, मगर फ़ोन तुम्हारे बजाय किसी और ने उठाया। उसने बताया कि तुम कच्ची आबादी वाली साइट पर बने हुए सरकारी अस्पताल में हो। मैंने भाई साहब को साथ लिया और फ़ौरन ही अस्पताल पहुंची। तुम्हारे साथ एक बच्ची के अलावा कोई नहीं था और मेरे लाख पूछने पर भी उस बच्ची ने कुछ नहीं बताया
कि तुम्हें क्या हुआ है। तुम बेहोश थे और किसी को कुछ पता नहीं था। तुम्हें अस्पताल पहुंचाने वाले लोग भी वापस चले गए। भाई साहब ने तुम्हें सरकारी अस्पताल में से डिस्चार्ज करवाकर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिया और आज तुम्हें 3 दिन बाद होश आया है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर मुझे जैसे झटका लगा। यकीन नहीं आ रहा था कि मैं पूरे 3 दिन बाद होश में आया हूँ। मेरे लिए वो पल अभी भी एक धुंधला सा दृश्य था जो आंखों के सामने बार बार उभर कर गायब हो जाता था। मैंने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। दिमाग के पर्दे पर वही दिन फिर से लहराया। एक मासूम बच्ची का चेहरा, उसकी भीगी हुई आंखें, पुराना कमरा और फिर अचानक वो दृश्य जिसे देखकर मेरा दिल दहल गया था। मैंने फ़ौरन बाहर निकलने की कोशिश की थी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उस बच्ची की माँ मेरे सिर पर डंडा मार चुकी थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने हैरानी से सोचा कि अगर वो लोग अपराधी थे तो उन्होंने मेरा मोबाइल या बटुआ तक क्यों नहीं लिया। मेरे पास मौजूद सब चीज़ें सुरक्षित थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मकसद लूटपाट का नहीं था, बल्कि कुछ और था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार गूंजने लगा। मैंने पत्नी की तरफ देखा जो अभी तक मेरी हालत देखकर चिंतित थी। कमरे में हल्की सी दवा की गंध फैली हुई थी। मशीन की हल्की आवाज़ और बाहर आते जाते कदमों की चाप एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। मेरे सिर में भारीपन था। मैंने धीरे से उठने की कोशिश की तो चक्कर सा आया, मगर दिल में एक बेचैनी थी जो मुझे सुकून से बैठने नहीं दे रही थी। मैंने फ़ौरन ही उठने की कोशिश करते हुए कहा कि मुझे उस कच्ची आबादी में जाना है। मेरी बात सुनते ही मेरी पत्नी का चेहरा बदल गया। वो घबराकर मेरे पास आ गई और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उसी समय भाई साहब भी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने मुझे उठने की कोशिश करते देखा तो कठोर स्वर में कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे। अभी अपनी हालत देखो, मुश्किल से होश आया है और तुम फिर उसी जगह जाने की बात कर रहे हो जहाँ से तुम्हारी आधी जान निकली हुई मिली थी। मैंने कहा कि मुझे जानना है मेरे साथ क्या हुआ था, वो लोग कौन थे, वो बच्ची कौन थी। भाई साहब ने गहरी सांस ली और कुर्सी खींचकर बैठ गए। उन्होंने धीरे मगर कठोर स्वर में कहा कि जो भी हुआ वो बात की बात है। हमें कितनी मुश्किल से पुलिस को शांत करवाना पड़ा है, ये हमें पता है। हम कोई नया तमाशा नहीं चाहते। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं तो कम से कम अपने घर वालों का ख्याल करो। उनकी बातों में गुस्से से ज़्यादा डर था। शायद वो वाकई डर गए थे कि कहीं बात बढ़ ना जाए। मेरी पत्नी ने भी भीगी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि 3 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। हर पल यही लगता था कि कहीं तुम वापस ना आ सको। अब जब तुम ठीक हो रहे हो तो दोबारा खुद को खतरे में मत डालो। मैं चुप हो गया। दिल में बहुत सारे सवाल थे, मगर शरीर की कमज़ोरी और सबके चेहरों पर फैली परेशानी ने मेरी ज़बान रोक दी। मैं दोबारा बिस्तर से टेक लगाकर बैठ गया। कमरे की सफ़ेद दीवारें मुझे खाली खाली से लगने लगी थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई राज मेरे सामने खड़ा हो, मगर मैं उसे छू भी नहीं सकता। सिर में हल्का सा दर्द दोबारा उभरने लगा और आंखों के सामने वही मासूम बच्ची का चेहरा घूम गया। मैंने एक गहरी सांस ली और नज़रें झुका लीं। पत्नी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया जैसे मुझे ढांढस बंधा रही हो। भाई साहब चुप बैठे रहे। कमरे में कुछ देर के लिए सिर्फ मशीन की आवाज़ रह गई थी। मेरे अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा था, मगर मैं जानता था कि उस समय बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा। शायद समय के साथ सब कुछ साफ हो जाए, या शायद ये राज हमेशा राज ही रहे। लेकिन मैंने सोच लिया था कि इस बात को इस तरह ही नहीं जाने दूंगा। अगले दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मैं घर वापस आया और कुछ दिनों में ठीक होने के बाद दोबारा बिना किसी को बताए उस कच्ची आबादी में पहुंच गया और सीधा जाकर उसी मकान का दरवाज़ा खटखटाया जहां पर वो छोटी बच्ची मुझे लेकर गई थी। दरवाजे पर दस्तक देते हुए मेरे दिल की धड़कन सामान्य से कहीं ज़्यादा तेज़ थी। शाम ढल रही थी और कच्ची आबादी की गलियां वैसी ही सुनसान लग रही थीं जैसी उस रात थीं। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर दरवाज़ा धीरे से चरमराते हुए खुला। सामने वही छोटी बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और पहचान की हल्की सी झलक भी। मुझे देखकर वो एक कदम पीछे हटी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आई, मगर दिल में एक अनजाना डर भी जागा
कि ना जाने इस दरवाजे के पीछे आज क्या सच्चाई छुपी हो। मैं भी कुछ बोलने ही लगा था कि अचानक अंदर से एक मध्यम आयु का आदमी तेजी से आया और उसने बच्ची का हाथ पकड़कर नरमी से पीछे कर लिया। उसने मुझे ध्यान से देखा, फिर धीरे आवाज़ में बोला, आप शायद वही हैं जो कुछ दिन पहले यहाँ आए थे। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अफसोस सा उभरा और वो बोला, भाई, यहाँ खड़े रहने से अच्छा है कि आप थोड़ा एक तरफ चलें, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। हम घर से थोड़ा हटकर खड़े हो गए। बच्ची दरवाजे के पास खामोशी से हमें देख रही थी। उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया कि इस घर में रहने वाली महिला पहले ऐसी नहीं थी। उनके पति 1 साल पहले अचानक चल बसे। पति की मृत्यु के बाद उनके ससुराल वालों ने उन्हें संपत्ति से निकाल दिया और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। वो अपनी छोटी बेटी को लेकर यहाँ बसी। शुरू में वो शांत और शालीन महिला थीं, मगर यहाँ के कुछ लोग उन्हें तंग करते रहे, कभी धमकियाँ देते, कभी मजाक उड़ाते। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई और वो मानसिक तनाव का शिकार हो गई। अब उनका हाल ये है कि अगर कोई भी अचानक घर में आ जाए तो वो घबराकर हमला कर देती हैं। शायद इसी वजह से आपके साथ भी वो हादसा पेश आया। उसकी बातें सुनकर मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। मेरे दिमाग में उस रात का दृश्य फिर ताज़ा हो गया। एक पल के लिए मुझे उस औरत पर गुस्सा आया था, मगर अब दिल में सिर्फ दर्द था। मैंने सोचा कि एक बेसहारा औरत जिसे ज़िंदगी ने हर तरफ से तोड़ दिया हो, वह आखिर कब तक खुद को संभाल सकती है। मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने इस घटना को एक राज समझा, जबकि हकीकत एक दर्दनाक कहानी थी। मैंने उस आदमी से पूछा, क्या इनका कोई इलाज नहीं करवाया गया? वो हल्का सा हंसा, जैसे ये सवाल उसने कई बार सुना हो। बोला, यहाँ कौन किसका इलाज करवाता है? लोग तो बस बातें करते हैं और डरते रहते हैं। वो महिला किसी से मदद नहीं मांगती और ना किसी पर भरोसा करती हैं। बस यही बच्ची है जो उन्हें संभाले हुए है। मैं कुछ पल खामोश रहा, फिर मैंने बच्ची की तरफ देखा, जो अभी दरवाजे के पास खड़ी हमें ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो पहली बार मैंने सड़क किनारे देखी थी। मेरे दिल में अचानक एक फैसला पैदा हुआ। मैंने धीरे से कहा, अगर मैं उनकी मदद करना चाहूँ तो क्या वो मान जाएंगी? उस आदमी ने कंधे उचकाए और बोला, कोशिश करके देख लीजिए, शायद ईश्वर ने आपको इसी काम के लिए भेजा हो। अगले कुछ दिन मेरे लिए आसान नहीं थे। मैं रोज़ वहाँ जाता, पहले दरवाजे ही से बात करता, फिर धीरे धीरे वो महिला मुझे पहचानने लगी। उन्हें विश्वास दिलाने में समय लगा कि मैं उन्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया। आखिरकार मैंने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने का इंतज़ाम किया। इलाज शुरू हुआ तो बहुत से लोगों ने हैरानी से देखा कि जो महिला सबके लिए डर का कारण बन चुकी थी, वो दरअसल एक घायल आत्मा थी। मैंने अपने घर के पीछे की तरफ एक छोटा सा किराए का मकान ढूंढा और इन दोनों माँ बेटी को वहाँ शिफ्ट कर दिया। हर महीने का किराया मैं खुद देने लगा। मेरी पत्नी ने भी उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। शुरू के दिनों में वो महिला खामोश रहती थी, मगर कुछ हफ्तों बाद उनके चेहरे पर सुकून नज़र आने लगा। बच्ची अब पहले से ज़्यादा हंसने लगी थी और खेलती हुई दिखाई देती थी। मुझे महसूस होने लगा कि शायद ज़िंदगी कभी कभी दूसरा मौका देती ही है। कुछ महीने बीतते ही महिला की हालत काफ़ी अच्छी हो गई। डॉक्टर ने भी कहा कि सही माहौल और इलाज ने बहुत फ़र्क डाला है। मैंने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दिलवा दी ताकि वो खुद को व्यस्त रख सकें। वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रही थीं। एक दिन उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि वो अपने पति की छोड़ी हुई संपत्ति एक दिन कानूनी तौर पर वापस लेंगी। उनकी आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय नज़र आया। मैंने मुस्कुराकर कहा कि समय लगेगा, मगर आप ज़रूर कामयाब होंगी। उन्होंने खामोशी से सिर हिला दिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी इंसानियत का एक छोटा सा कदम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। शाम के समय जब मैं अपने घर के आंगन में खड़ा था तो वही छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और हंसते हुए बोली, अंकल, माँ अब नहीं डरती। उसकी आवाज़ में खुशी थी। मैंने आसमान की तरफ देखा, जहाँ हल्की रोशनी फैल रही थी। मेरे दिल में अजीब सा सुकून था। वो राज जो कभी मुझे डराता था अब एक सबक बन चुका था।
मैंने सोचा कि शायद ज़िंदगी का असली हुस्न यही है कि अंधेरी कहानियों का अंत भी कभी न कभी उजाले में बदल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।